रसायन विज्ञान में मोल संकल्पना और उसका उपयोग। वास्तव में यह विषय एक ऐसा विषय है जो छोटे बच्चों को बहुत दिक्कत पैदा करता है, बहुत कंफ्यूजन है, न केवल विद्यार्थियों को बल्कि उनके शिक्षकों को भी यह विषय कंफ्यूजिंग लगता है। जब मैंने किताब में देखना शुरू किया तो किताब में यह भाषा लिखी थी कि मोल संकल्पना रसायन की एक डरावनी संकल्पना है। इट इज द मोस्ट फियर्ड कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री। मैं समझ नहीं पाता हूं कि क्यों डरावनी है। अगर डरावनी भी है तो आप इस बाद में देखिएगा कि इसके उपयोग इतने अधिक हैं कि हम केमिस्ट्री की किसी ब्रांच में किसी विषय पर अगर जाएं तो इस मोल कॉन्सेप्ट से हम बच नहीं सकते। न केवल रसायन विज्ञान बल्कि भौतिकी, जीव विज्ञान, कहीं भी केमिस्ट्री का अगर उसमें अंश है तो यह मोल संकल्पना जरूर सामने आएगी। और कहा भी गया है कि जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, और मैं बपूरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। तो अगर हम उस संकल्पना को जानने का प्रयास ही नहीं करेंगे, डरते रहेंगे, भी उससे उबर नहीं पाएंगे। और ये भी आप जानते हैं कि डर के आगे जीत है। तो इसी पृष्ठभूमि के साथ एक बात और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह संकल्पना, यह जो प्रस्तुति है मेरी और इसका आलेख, ये बहुत छोटे बच्चों के लिए लिखी गई है। रसायन विज्ञान शुरू होता है क्लास 6 से। तो वहां पर हमें जब केमिस्ट्री शुरू होती है तो बहुत से रिएक्शंस पहले ही साल देखने को मिल जाते हैं, जैसे H2 + O2 बराबर वाटर। अगर इस रिएक्शन को बैलेंस किया जाए तो हाफ O2 हो जाएगा। टीचर पढ़ाते हैं कि हाइड्रोजन का 1 मोल ऑक्सीजन के आधे मोल से क्रिया करके जल का 1 मोल बनता है। लेकिन हम समझ नहीं पाते, ये क्लास 6 के बच्चे की मैं मानसिकता की बात कर रहा हूं, कि वो बच्चा ये समझ नहीं पाता है कि 1 मोल क्या है या 1 मॉलिक्यूल है, आधा मोल क्या है, क्या आधा अणु भी होता है। तो इस तरह की बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं जो बच्चे में कंफ्यूजन पैदा करती हैं। अगर आप सिलेबस देखें तो क्लास 9th में यह सिलेबस शुरू होता है मोल संकल्पना का। उसके बाद क्लास 11th में आता है। मोल संकल्पना कहीं भी शुरू हो, लेकिन उसके उपयोग इतने हैं, उसका प्रभाव इतना है, पूरी रसायन विज्ञान इस मोल संकल्पना में रची बसी है। हम कभी हिम्मत नहीं कर सकते कि हम उसको छोड़कर अलग थलग पढ़ के हम रसायन सीख लेंगे या कोई भी विज्ञान सीख लेंगे। तो मेरा एक बहुत विनम्र प्रयास है। प्रयास मेरा यह है कि छोटे बच्चों के लिए आर्टिकल लिखा गया है तो छोटी छोटी चीजें उसमें लिखी गई हैं, बहुत कम मैटर भी है, कम स्लाइड्स भी हैं, इंफॉर्मेशन लोड नहीं है। आप उसी नजरिए से देखिएगा इसको कि ये छोटे बच्चों के लिए लिखी गई है। मेरा प्रयास यह है कि अगर 1-2 बच्चे के मन से भी यह डर या शंका खत्म हो गई तो शायद मेरा यहां आना, मैं उसको सफल मानूंगा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मोल संकल्पना है क्या। बहुत, जैसा अभी हमने इंट्रोडक्शन में कहा कि ये एक कठिन और उलझाऊ, कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट लोग मानते हैं इसको। हालांकि ये बहुत सरल है, बहुत ही सरल है। तो पहली चीज है कि आप अपने मन से डर निकाल दीजिए। आमतौर पर जब हम घरेलू गतिविधियों की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि 1 दर्जन केले हम ले आए, हम
अगर 12 दर्जन की बात करें तो ग्रॉस की बात करते हैं। जब हम कागज खरीदते हैं तो रिम की बात करते हैं, जो लगभग 500 के आसपास होता है। ये सब बहुत छोटी छोटी संख्याएं हैं, लेकिन हम पदार्थ की कितनी भी कम मात्रा ले लें, उसमें जो अणु हैं या जो कण हैं, उनकी संख्या इतनी अधिक है जो कई बार हमारी कल्पना से बाहर हो जाती है। तो इसके लिए एक नए शब्द की खोज हुई। सबसे पहले 1894 में इसका प्रयोग किया विल्हेम ओस्टवाल्ड ने। ओस्टवाल्ड 1909 के केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज विनर हैं। उन्होंने मोल शब्द दिया, जो लैटिन का शब्द था, जिसका अर्थ होता है ढेर या संचय। तो कहीं भी अगर कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स है, कणों का ढेर है, तो हम उसको मोल कह सकते हैं। लेकिन साइंटिफिक वर्ल्ड में हम गोलमोल भाषा नहीं बोल सकते। इसलिए 1971 में आप देखिए, पहले 6 बेसिक यूनिट हुआ करती थी। आप सब जानते हैं, लंबाई है, टेम्परेचर है, ये सारी चीजें थी। तो 6 बेसिक यूनिट हुआ करती थी। 1971 में CGPM ने, जो IUPAC और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन के तहत एक नई डेफिनेशन दी, नया कॉन्सेप्ट दिया मोल को लेकर, और उसमें उन्होंने 3 बातें कही। क्या थी वो बातें? ये ओरिजिनल रेजोल्यूशन है जो उस कॉन्फ्रेंस में पास किया गया। पहला पॉइंट ये था कि उन्होंने मोल को डिफाइन किया है कि मोल क्या है। मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें किसी पदार्थ के उतने ही कण, अब ये कण अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, आयन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या कोई भी अन्य कण हो सकता है, उपस्थित हो, जितने कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम मात्रा में या 0.012 kg इस मात्रा में उपस्थित होते हैं। कार्बन 12 इसलिए लिया गया क्योंकि कार्बन का यह आइसोटोप, यह समस्थानिक, इसका मास एग्जैक्ट 12.000 AMU माना गया है। दूसरी जो बात इस रिजोल्यूशन में कही गई थी कि जब भी मोल शब्द का प्रयोग किया जाए, तब भी यह जरूर बताया जाए कि हम अणु के बारे में बात कर रहे हैं या परमाणु के बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन या आयन, हम बात किसके बारे में कर रहे हैं। जैसे ऑक्सीजन का 1 मोल अणु, उसका भार 32 ग्राम के आसपास होगा, और 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु, उसका भार 16 ग्राम के आसपास होगा। तो ये हमें जरूर स्पेसिफाई करना है, बताना है कि हम अणु की बात कर रहे हैं, परमाणु। लोग कह देते हैं 1 मोल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या, अणु या परमाणु? ये जरूर क्लियर कट स्पेसिफाइड होना चाहिए। इसके लिए 1971 में, जैसा हमने कहा, SI सिस्टम में 7वें मूल राशि के रूप में इसको स्वीकार किया गया, MOL, मोल, और इसका सिंबल N, स्मॉल n लिखा गया। अब यह देखा जाए कि आखिर इसमें कितने कण हैं। तो जाहिर सी बात है कि 1 मोल में उतने ही कण होंगे जितने 12 कार्बन समस्थानिक के 12 ग्राम मात्रा में होंगे। मास स्पेक्ट्रोमीटर से कार्बन 12 का एक परमाणु का द्रव्यमान 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स पाया गया है। और जैसा हम जानते हैं कि 1 मोल कार्बन 12 का भार है 12 ग्राम। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि कितने परमाणु होंगे 1 मोल में, यानी 12 ग्राम में कार्बन के। तो कार्बन के 12 ग्राम में 6.022 इंटू 10⁻23 कण होते हैं।
लेकिन ये केवल कार्बन के लिए नहीं होते हैं। किसी भी पदार्थ की 1 मोल अगर मात्रा ली जाए तो उसमें इतने ही कण होंगे। इस तरह की जो अभी हमने गणना की है, अगर हम चाहें तो इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन के मास से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि मैंने स्लाइड नहीं बनाया है, लेकिन अगर आप चाहें तो आपको किसी भी पुस्तक में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास दिया होता है। अगर आप मान लीजिए ऑक्सीजन का 16O आइसोटोप लेते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें 8 प्रोटॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन भी होंगे परमाणु में और 8 ही न्यूट्रॉन होंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास हमको पता है तो हम ये ऑक्सीजन के 1 परमाणु का मास ज्ञात कर सकते हैं। अब ये जो एक संख्या आई है 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, इसको अवागाद्रो संख्या या अवागाद्रो स्थिरांक कहा जाता है। ये इटली के महान वैज्ञानिक अमीडियो अवागाद्रो के सम्मान में है और Na इसका संकेत है। यह भी ध्यान देने लायक बात है कि हम पदार्थ कोई भी लें, लेकिन उसके 1 मोल मात्रा में कणों की संख्या समान हमेशा रहती है, 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। जैसे अगर हम मीथेन के 16 ग्राम लें, 16 ग्राम का मतलब है मीथेन का 1 मोलर मास, 1 मोल का द्रव्यमान, या हम CO2 का 44 ग्राम लें तो उसमें 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 यानी एवोगाद्रो संख्या के बराबर अणु होंगे, मीथेन के अणु और CO2 के अणु। अगर हम परमाणु की बात करें तो मान लीजिए हमने 12 कार्बन परमाणु लिया है, उसके 12 ग्राम, तो उसमें भी उतने ही कण होंगे। अगर हम कोई आयनिक कंपाउंड लेते हैं जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड, तो उसमें भी फॉर्मूला मास जो सोडियम क्लोराइड का होगा उसके उतने भार में अवोगाद्रो संख्या के बराबर ही कण होंगे। मोलर द्रव्यमान क्या है? जब हम पदार्थ की 1 मोल मात्रा लेते हैं, अगर हम 1 परमाणु लेते हैं तो उसका मास AMU में आता है, एटॉमिक मास यूनिट, आजकल उसको U भी कहते हैं, यूनिफाइड मास, और वो कार्बन 12 समस्थानिक का 1/12वां हिस्सा होता है। लेकिन जब 1 मोल पदार्थ लेते हैं तब उसका जो मास है उसको ग्राम में व्यक्त किया जाता है और वही मोलर द्रव्यमान कहलाता है। यानी पदार्थ की 1 मोल मात्रा का द्रव्यमान ग्राम में व्यक्त करने पर यह मोलर द्रव्यमान कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन अणु का आणविक द्रव्यमान ये 2 AMU है और हाइड्रोजन अणु का मोलर द्रव्यमान 2 ग्राम प्रति मोल है। मोलर द्रव्यमान हमारे लिए ज्यादा सुविधाजनक होता है क्योंकि हम इतने को तौल सकते हैं, नाप सकते हैं। एक चीज यह भी ध्यान देने वाली है, जैसे अगर हमने क्लोरीन Cl2 मॉलिक्यूल लिया और अगर दोनों ही क्लोरीन 35 समस्थानिक से बने हैं तो इसका मास होगा 70 ग्राम। लेकिन अगर वह क्लोरीन अणु 1 क्लोरीन 35 और 1 क्लोरीन 37 परमाणु से अगर निर्मित है तो उसका मोलर द्रव्यमान 72 ग्राम होगा। और अगर दोनों ही परमाणु क्लोरीन 37 आइसोटोप से बने हैं तो इसका मास 74 ग्राम होगा। तो सवाल है कि रासायनिक समीकरणों में जहां हमें मोलर द्रव्यमान लिखना होता है, हम कौन सा मोलर द्रव्यमान लेंगे? क्या हम 70 लें, 72 लें या 74 लें? तो हम ये देखते हैं कि प्रकृति में कौन सा आइसोटोप किस अमाउंट में पाया जाता है, किस रेशियो में पाया जाता है। तो अगर इसका भार औसत परमाणविक द्रव्यमान माना जाए तो ये 35.5 होगा और इसीलिए सामान्य रूप से आंकिक गणनाओं में हम Cl2 अणु का मोलर द्रव्यमान
71 ग्राम लेते हैं। तो यह भी हमें ध्यान देना होगा कि जो समस्थानिक हैं वो प्राकृतिक रूप से किस रेशियो में पाए जाते हैं। हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि मोल क्या है, क्या ये द्रव्यमान है, क्या ये कण है, क्या ये आयतन है या क्या है। असल में मोल द्रव्यमान की यूनिट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट डिफाइन की गई है, लेकिन यह भी सत्य है कि उसमें कण, द्रव्यमान, आयतन इक्विवेलेंट टर्म्स में इस्तेमाल किए गए हैं। अर्थात एक मोल को हम कणों के रूप में या द्रव्यमान के रूप में या आयतन के रूप में या उल्टा इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम एक मोल पदार्थ लें तो उसमें एवोगैड्रो संख्या के बराबर 6.022 इंटू 23 कण होगा। अब ये कण क्या होगा, ये इस बात पर निर्भर होगा कि पदार्थ हमने क्या लिया है। अगर परमाणु लिया है तो ये परमाणु होगा, अगर अणु लिया है तो ये अणु होगा, और इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन या आयन के लिए भी। एक मोल पदार्थ बराबर है अणु या परमाणु का मोलर द्रव्यमान। अगर हमने एक मोल अणु लिया है तो आणविक द्रव्यमान होगा मोलर, और अगर परमाणु लिया है तो परमाणु का मोलर द्रव्यमान होगा। इसी तरह आयतन में भी संबंध है। एसटीपी पर एक मोल गैस 22.4 लीटर आयतन घेरती है। तो अगर गैसीय पदार्थ है तो वो कितना आयतन घेर रही है, तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसमें कितना मोल होगा। इसी चीज को चित्र के द्वारा दिखाया गया है। एक तरफ एलिमेंट यानी एटम, फिर मॉलिक्यूल, फिर फॉर्मूला वेट यानी आयनिक कंपाउंड्स के लिए, दूसरे ऊपर पार्टिकल दिया गया है और तीसरे तरफ वॉल्यूम दिया गया है। इन चीजों को हम कैसे आपस में बदलेंगे, ये बहुत आसान है, सिंपल मैथमेटिक्स लगती है इसमें। तो आप देखिए, मोल्स को हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम उसके लिए हमें एक जितने भी मोल होंगे उससे अगर हम एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई करें तो नंबर ऑफ पार्टिकल मिलेगा, और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल से हम डिवाइड करें तो आप देखिए मोल्स को हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। मोल संकल्पना का उपयोग रसायन विज्ञान की लगभग सभी शाखाओं में है। किस शाखा में है हम नहीं कह सकते, हम ये एक ही वर्ड में कहेंगे कि शायद कोई ऐसी ब्रांच नहीं बची है जिसमें इसका उपयोग नहीं होता है। विलेनों की सांद्रता की बात थी, चूंकि समय कम है। ये मोलैरिटी है जिसको 1 लीटर विलेन में कितने विले पदार्थ के मोल्स घुले हैं, मौजूद हैं, ये मोलैरिटी है। टेम्परेचर पर इसकी डिपेंडेंस है, तापमान पर निर्भर करता है क्योंकि आयतन ताप पर निर्भर करता है। आयनिक कंपाउंड के लिए यही चीज फॉर्मेलिटी है। मोलैलिटी में विलेय के मोलों की मात्रा 1 किलोग्राम विलायक में कितनी घुली है उसको डिफाइन किया जाता है। यह मोल फ्रैक्शन है जो किसी विलेयन में सॉल्यूट, और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन उसमें कितने मोल्स हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, उसका रेशियो है। नॉर्मेलिटी एक क्लिष्ट सा कॉन्सेप्ट है, खासतौर से बच्चों के लिए। इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि किसी दिए गए ताप पर 1 लीटर विलेयन में उपस्थित विलेय के 1 ग्राम तुल्यांकी भार की संख्या विलेयन की नॉर्मलता कहलाती है। अब जो सबसे बड़ी समस्या आती है आंकिक गणनाओं में कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे हम कैलकुलेट करें। अलग अलग पदार्थों के लिए ग्राम तुल्यांकी भार अलग अलग होता है। जैसे अम्ल का तुल्यांकी भार अम्ल की का अणु भार अपॉन अम्ल की क्षारकता। सल्फ्यूरिक एसिड का हमने एग्जाम्पल दिया है। आप देखिए सल्फ्यूरिक एसिड में 2 हाइड्रोजन
रिप्लेसिएबल हाइड्रोजन है जो विस्थापित हो जाते हैं, इसलिए अणु भार अपॉन 2। क्षार के तुल्यांकी भार के लिए क्षार का अणु भार अपॉन क्षार की अम्लता, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एग्जाम्पल में ये 2 है, इसलिए अणु भार अपॉन 2। लवण के तुल्यांकी भार के लिए लवण का सूत्र भार धनायन या अपॉन धनायन या एनायन का कुल आवेश। आप देखिए फेरिक क्लोराइड में पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज 3 है, इसलिए इसको अणु भार अपॉन 3 कहा गया है। सबसे मुश्किल होता है रेडॉक्स रिएक्शन में। जब ऑक्सीकारक या अपचायक का हम तुल्यांकी भार निकालते हैं, ऑक्सीकारक या अपचायक का अणु भार अपॉन एक अणु में ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन। याद रखिए ये एक अणु है जिसमें हम परिवर्तन देखते हैं। नॉर्मली किताबें लिखती हैं ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन। आप देखिए इस रिएक्शन में मैंगनीज +7 से मैंगनीज +2 में परिवर्तित हो रहा है। 5 इकाई का परिवर्तन है, इसलिए अणु भार अपॉन 5। लेकिन ऑक्सैलिक एसिड, इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट है 3, CO2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट है 4, तो असल में जो परिवर्तन हो रहा है वो 1 इकाई का है। लेकिन आप देखिए कार्बन के ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन 4 - 3 बराबर 1 इकाई, लेकिन एक अणु, क्योंकि आप देखिए ऑक्सैलिक एसिड में 2 कार्बन है, तो इसलिए अणु में जो परिवर्तन हो रहा है वो 2 इकाई की है और अणु भार अपॉन 2 होगा। इस दूसरे एग्जाम्पल में हमने ये लिया है कि KMnO4, वही KMnO4 है, दूसरा रिएक्शन है बेसिक मीडियम में, इसमें KMnO4 +7 से +4 में चेंज हो रहा है। 3 इकाई का परिवर्तन है, इसलिए अणु भार अपॉन 3 है। कहने का अर्थ यह है कि ऑक्सीकारक एवं अपचायक का ग्राम तुल्यांकी भार परिवर्तनीय होता है और यह अभिक्रिया विशेष पर निर्भर करता है। नॉर्मलता और मोलरता का यह संबंध है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग फैराडे पढ़ते हैं और 1 फैराडे का मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश इनटू एवोगैड्रो नंबर। प्रकाश रसायन में 1 मोल 1 फोटॉन की एनर्जी hν, अगर हम उसे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें 1 आइंस्टीन। उपयोगिता बहुत है। अंत में एक ही लाइन हम कहना चाहते हैं कि कठिन और उलझाऊ प्रतीत होने वाला यह विषय अत्यंत सरल है, अत्यंत रोचक है। और जाते जाते मोल की खोज पर अनेक वैज्ञानिकों के द्वारा 23 अक्टूबर यानी 23वां दिन, अक्टूबर का मतलब 10वां महीना, को प्रतिवर्ष मोल दिवस के रूप में मनाया जाता है, विशेष रूप से 6:02 AM से 6:02 PM तक। तो बस आपका धन्यवाद।